हाँ जी, अपने टॉपिक चल रहा था भोजन। भोजन जो था इसमें अपने देख रहे थे, ये हुआ क्या भाई, भोजन में अपने देख रहे थे भोजन के घटक। भोजन के घटक में अपने एक तो सबसे पहले जो कल जो पाठ यानी कोई चैप्टर जो पढ़ा कल अपने, उसको मैं थोड़ा सा जल्दी से बता रहा हूं कि क्या चीज़ अपने देख चुके थे, भी आपको ये ध्यान में रहे कि इतना सिलेबस हो चुका है। ठीक है, तो एक तो अपने देख चुके थे कि ऊर्जा जो है उसका मापित कैलोरी में हो रहा है, कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, इसके फार्मूले पे अपने चर्चा कर चुके थे। ठीक है, दूसरा अपने देख चुके थे कि भोजन जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट, दूसरा अपने वसा, ये चीज अपने पढ़ चुके थे। कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके थे, वसा अपने पढ़ चुके थे। तीसरा चीज आता है अपने प्रोटीन, और ये चीज भी मैंने आपको बताई थी कि ये तीनों जो है इनको बोलते हैं ये मैक्रो, यानी कि इनकी आवश्यकता जो है वो ज्यादा मात्रा में बॉडी को होती है, अपने इनको ज्यादा मात्रा में ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं प्रोटीन पे। प्रोटीन के संबंध में अब अपने जैसे याद रखा, कार्बोहाइड्रेट जो है उसके अन्य नाम में अपने पढ़ा, सैकेराइड, सैचुराइड, शर्करा, ग्लूकोज, ये पढ़ा। वसा के संबंध में अपने पढ़ा वसा, या इसको क्या बोला फैट, या इसे क्या बोला लिपिड। ठीक है, ये नाम याद रखना है आपको। अगर मैं बात करूं प्रोटीन, प्रोटीन के संबंध में आपको याद रखना है पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन के अन्य नाम के हिसाब से आपको याद रखना है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा प्रोटीन जो है, इस प्रोटीन के बारे में आता है ये वही कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन यहां पर एक चीज नहीं है, वो क्या है नाइट्रोजन। इनसे मिलकर के बनने वाला यौगिक पदार्थ है, यानी कि प्रोटीन में क्या चीज आ गई, नाइट्रोजन आ गई। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, और ये कई बार आया हुआ प्रश्न है। निम्न में से भिन्न पोषक तत्व है, भिन्न पोषक पदार्थ है। निम्न में से भिन्न यानी कि ऑप्शन ये दिया होगा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। तो इनमें और इनमें यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा में क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। लेकिन प्रोटीन में क्या है, इसके साथ नाइट्रोजन भी है। इसी नाइट्रोजन की वजह से ही प्रोटीन को अधिक मात्रा में, या कि अपने यूं कहें कि ज़्यादा समय तक शरीर में भंडारित नहीं किया जा सकता। ठीक, अब बात करते हैं कि प्रोटीन जो है ये कार्य क्या कर रहा है। कार्य का मतलब प्रोटीन से सबसे पहले अपने बात करें, कार्बोहाइड्रेट का आपने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट अपने को ऊर्जा का प्रथम स्रोत है, घटक है, यानी कि सबसे पहले ऊर्जा देता है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा अपने को मिलती है। और उधर अपने पढ़ा था वसा जो है वो ऊर्जा का दूसरा घटक है। दूसरी अगर ऊर्जा मिलेगी तो अपने को कहाँ से मिलेगी, वसा से मिलेगी। और 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा जो है वो अपने को मिलती है। ये चीज़ अपने पढ़ी थी। ठीक वैसे ही यहाँ पर कार्य के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो इसका काम ऊर्जा देना नहीं है, इसका काम है वृद्धि एवं विकास। और एक शब्द आता है यहाँ पर मरम्मत, ये शब्द याद रखिएगा। ये तीनों शब्द जो हैं इनको याद रखिए। कार्बोहाइड्रेट जो है इसका मुख्य कार्य ये है, इसके अलावा जो है ये ऊर्जा देता है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है 4 या 4.2 कैलोरी ऊर्जा आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है ना, वो Cl ऐसे। एक चीज और ध्यान रखना रहे, ये बताता हूं मैं, जब अपने पढ़ते हैं तो प्रश्न में अपने ये रटा रटाया प्रोग्राम होता है। ठीक है, ये 4 ही है। वही बात कि 4.2 बताया था सर आपने, ऑप्शन में 4 आ गया, 4.2 तो था ही नहीं, तो 4 है। ठीक है, वही बोम कैलोरीमीटर वाली जो बात मैंने बताई थी, शरीर में ये 4 कैलोरी ऊर्जा ही देगा। ठीक है, अब ये जो बात है ये अधिकतम है, यानी कि मैक्सिमम है, ये इससे ज्यादा नहीं देगा। ठीक है, तो ये जो 4 कैलोरी ऊर्जा है इसको ध्यान रखिएगा। 1 ग्राम का प्रोटीन से 4 कैलोरी अपने को ऊर्जा मिल रही है, लेकिन प्रश्न में 2 ग्राम पूछ ले तो पहला ऑप्शन 4 हो तो टिक मत कराना, तो 2 को दुगना कर लेना, रटा रटाया मत कर देना, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज को। ठीक, तो ये प्रोटीन। अब अपने बात करते हैं कि प्रोटीन जो है इसके कार्य की जो बात की मैंने, वृद्धि एवं विकास वाली, मरम्मत वाली, ये चीज है क्या चीज, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा।
ऊर्जा सबसे पहले अपने को कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा और फिर प्रोटीन से मिलती है। लेकिन प्रोटीन असल में ऊर्जा देने का काम नहीं करता। प्रोटीन के अंदर जब रोग पढ़ेंगे, अपने प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, क्वाशियोरोकर पढ़ेंगे और मरासमस पढ़ेंगे। जो वो मरासमस पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट व्यक्ति के शरीर में खत्म हो गया, फिर वसा भी खत्म हो गया, उसके बाद में प्रोटीन से वो शरीर ऊर्जा ले रहा है, प्रोटीन को भी खत्म कर देगा, तो उस समय क्या हो जाता है, शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है। उसे बोलते हैं ये मरासमस रोग। ठीक है, यानी कि इस प्रोटीन का काम, मुख्य काम तो है अपना वृद्धि एवं विकास। कोई भी अंग जो है वो डेवलप हो रहा है, विकास हो रहा है, उसकी वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है उसमें, प्लस मरम्मत का मतलब जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया के कारण टूट फूट शरीर में होती है, उन सबको वापस से सही करना काम किसका है, प्रोटीन का। असल में ये काम है, इस ईश्वर ना करे, ईश्वर क्या, अपने बॉडी का ऐसा फंक्शन ना हो कि जिससे कि अपने को प्रोटीन से ऊर्जा लेनी पड़े। वे अपनी बॉडी किस पे चले, कार्बोहाइड्रेट पे, वसा पे चले, क्योंकि इससे अपने काम क्या ले रहे हैं, वृद्धि एवं विकास और मरम्मत की जो बात कर रहे हैं ये काम में ले रहे हैं। अगर इससे ऊर्जा लेना अपनों ने प्रारंभ कर दिया तो वो काम रुक जाएगा, यानी कि वो काम जब रुक जाएगा तो शरीर जो है बिल्कुल कमजोर, आप सिर्फ कंकाल तंत्र नजर आएंगे, सिर्फ कंकाल तंत्र। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज है यहाँ पर प्रोटीन। अब प्रोटीन के बारे में बोला जाता है कि प्रोटीन जो है अपने शरीर का लगभग 15% हिस्सा जो है वो प्रोटीन से बना है। अपना शरीर जो है उसका लगभग 15% हिस्सा जो है वो प्रोटीन का बना है। प्रोटीन के संबंध में आता है कि अपने शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन जो है वो कोलेजन है। अपने शरीर में एक, अब जब कोशिका आपने पढ़ रहे थे तो अपनों ने एक पढ़ा था, एक अंग पढ़ा था कोशिका का, वहां पर इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोला था। क्या था? राइबोसोम था। याद आया? राइबोसोम था। तो राइबोसोम जो है वो इसमें आपने पढ़ा था प्रोटीन की फैक्ट्री, और एक शब्द पढ़ा था वहां पर, इसे कोशिका का ईंधन भी कहते हैं। यानी कि अगर प्रोटीन, अगर मैं कहूं कि अपने शरीर में सर्वाधिक मात्रा है पानी की, अगर पानी को बाहर निकाल दिया जाए तो सबसे ज्यादा शरीर में बचता क्या है? प्रोटीन ही बचता है। यानी कि अपने शरीर का लगभग 15% हिस्सा जो है वो प्रोटीन से बना हुआ है। तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जा रहा है, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि अपने शरीर के समस्त कार्यों के लिए, एक मूत्र को छोड़ दीजिएगा, पसीने को छोड़ दीजिएगा, बाकी लगभग हर अंग और हर एक रासायनिक अभिक्रिया या रसायन जो है वहां पर आपको प्रोटीन नजर आएगा, प्रोटीन होगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं। दूसरा, अपने पढ़ रहे थे भोजन में इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो भोजन में अगर प्रतिशत के हिसाब से अगर बात करें तो भोजन में इस प्रोटीन की मात्रा जो है ये कह रहा है कि 2 से 4 लीटर, ये लिखा है आपके नोट्स के हिसाब से कि भोजन जो है इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा 2 से 4 लीटर होनी चाहिए। क्यों पड़ रहा है 2 से 4 लीटर? क्योंकि प्रोटीन जो है इसकी आधारीय इकाई क्या है? अमीनो अम्ल है। जैसे अपने पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट जो है उसकी आधारीय इकाई अगर बात करें तो ग्लूकोज है। ठीक है, अगर अपने बात करें वसा की, उसकी आधारीय इकाई के हिसाब से बात करें तो वशीय अम्ल है, और इधर अगर बात करें तो ये अमीनो अम्ल है, अमीनो एसिड है। ठीक है, अमीनो एसिड है, इससे बनता है प्रोटीन। अब इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जैसे अपने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट अपने को चाहिए कितना? 57% के लगभग भोजन में। वसा अपने को चाहिएगा 20 से 22% के लगभग। और इधर अगर बात करें तो ये कहता है कि आपके नोट्स में नहीं है, करना हो तो ऐड कर लेना इसको, 13%। 13% के लगभग जो है अपने को क्या करना चाहिए? प्रोटीन को ग्रहण करना चाहिए भोजन के अंदर। लीटर में अगर बात करें तो 2 से 4 लीटर है। ये लीटर इसलिए मापित कर रहा है क्योंकि किसको पढ़ रहा है? ये अमीनो अम्ल को। और प्रोटीन बनने के लिए अमीनो अम्ल चाहिए, और अमीनो अम्ल के बारे में बोलते हैं कि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं जिनसे अपना प्रोटीन निर्मित होता है, प्रोटीन अपने बॉडी में बनता है। ठीक है, अब ये जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो होते हैं इसको ये 2 भागों में डिवाइड कर लेता है, 10 और 10 के हिसाब से। ये कह रहा है कि 10 प्रकार के अमीनो अम्ल जो होते हैं, अब मैं आपको बताऊं तो इन 20 के नाम होते हैं। ठीक है ना, अलग अलग नाम होते हैं इनके, अभी बात करेंगे, अभी थोड़ी सी बात आएगी। इन 20 प्रकार के जो अमीनो अम्ल हैं उनमें से 10 प्रकार के अमीनो अम्ल जो हैं अपने शरीर में ही बनते हैं।
ठीक है। और 10 प्रकार के अमीनो अम्ल जो हैं वो अपने को क्या करना पड़ता है, भोजन के रूप में ग्रहण करना पड़ता है। भी 10 प्रकार के अमीनो अम्ल अपने क्या करना पड़ेगा, भोजन के रूप में अपने को ग्रहण करना पड़ेगा, बाहर से अपने को लेना पड़ेगा। इसीलिए इन जो देखिएगा जो शरीर में बन रहे हैं, जो अपने पास होता है वो जरूरी नहीं होता है, जो अपने पास नहीं है इच्छा तो उसकी होती है। ठीक है, किसी भी संबंध में इसके उदाहरण को ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, तो मेरे कहने का मतलब जो अपने पास है उसको अपने ऐसे ही मानते हैं कि ऐसे ही है, जरूरी नहीं है। जरूरी तो वह है जो दूसरे के पास है। ठीक है, तो ठीक वही बात यहाँ पर है, जो अपना शरीर खुद बना रहा है तो उनको ये अनिवार्य नहीं कहेगा, क्योंकि इनका निर्माण तो बॉडी अपने आप कर लेगी। अनिवार्य कौन से अमीनो अम्ल हैं जो आपको भोजन के रूप में लेने ही चाहिए, उनको कहेगा ये अनिवार्य। ठीक है, तो इन अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या यहाँ पर बच्चों के हिसाब से और वयस्क के हिसाब से अलग अलग होती है। तो ये इस 10 प्रकार का जो अमीनो अम्ल है अपने को भोजन के रूप में ग्रहण करना है, इसको भी आगे 2 भागों में डिवाइड कर देता है। अगर बच्चे की बात करें तो बच्चे जो होते हैं उनमें 10 यानी कि 10 के 10 अमीनो अम्ल जो हैं वो लेने पड़ेंगे आपको भोजन के रूप में बच्चे के। अगर वो वयस्क हो जाए तो 8। और ये 8 क्यों आया अभी बताता हूं, इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे अपने। क्योंकि ये जो 10 अमीनो अम्ल जो थे वो जब अपने वयस्क होते हैं उनमें से 2 अमीनो अम्ल अपने शरीर में बनना प्रारंभ हो जाते हैं। पहले नहीं बनते, वयस्क होने पे बनना प्रारंभ हो जाते हैं, यानी कि ये वाली मात्रा जो है वो 12 हो जाती है। ठीक है, और ये 2 कौन से है अगर लिखना चाहें तो, मैं नहीं कहूंगा कि ये याद रखें, लेकिन लिखना चाहें तो आर्जिनिन और हिस्टेडिन। ठीक है, नाम हैं ऐसे, याद करने पड़ेंगे। मैं नहीं कहूंगा कि इनको ये 2 वो अमीनो अम्ल हैं जो वयस्क होने पर अपने बॉडी ने बनाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात, यहां तक की बात समझ में आई। अब अपने बात कर रहे थे कि अपने सर्वाधिक मात्रा में जंतु जो होते हैं, जंतु का मतलब अपने जानवर भी इसमें शामिल है, जंतु जो हैं उन जंतुओं के बॉडी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन जो है उसे अपने पढ़ रहे थे कोलेजन। अगर सीधा पूछ ले कि विश्व में दुनिया में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन, तो रूबिस्को। नोट्स में नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आवश्यकता नहीं है इसलिए नहीं है, मैं बस सिर्फ बता रहा हूं जानकारी के लिए। रूबिस्को। जैसे अपने पढ़ रहे थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य पूछ लिया मैंने, ठीक है ना, अंडाणु, और सबसे बड़ी कोशिका शत्रुमुर्ग का अंडा, दोनों में अंतर है। ठीक वही बात, सर्वाधिक मात्रा में अपने अगर पूछे जंतुओं में या मनुष्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन, सीधा पूछे विश्व में या पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला, ये कहानी है, मैं ये बता रहा हूं। अपने तो इससे मतलब है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटीन जो है, इसको थोड़ा सा, विटामिन यहाँ आ गए, चलो विटामिन से पहले अपने, ठीक, यहाँ बात कर लेते हैं। प्रोटीन जो है इसके कार्य की अगर बात कर रहे थे अपने, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अपने पढ़ा आरबीसी को, आरबीसी में अपने पढ़ा हीमोग्लोबिन को, और हीमोग्लोबिन से अपने पढ़ा कि हीमोग्लोबिन कर रहा है गैसों का आदान प्रदान। अब ये हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है, अपने जितने भी एंजाइम हैं प्रोटीन है, हार्मोन जो है उनका निर्माण भी प्रोटीन से हो रहा है, यानी कि अपनी बॉडी में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, जितने भी कार्य हो रहे हैं, उन सब में प्रोटीन का भागीदारी है, प्रोटीन का उसमें हाथ है। ठीक है, तो मैं इनडायरेक्टली अगर कह दूं कि प्रोटीन जो है वो श्वसन में ऑक्सीजन के आदान प्रदान में सहायता करता है, क्या ये बात सही है? अपने ये पढ़ा कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन, ये बात सही है, लेकिन हीमोग्लोबिन है क्या अपने आप में? प्रोटीन ही तो है, प्रोटीन से ही तो बना है वो, तो इनडायरेक्टली ये बात सही है। तो मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ इसलिए कि आप इनको थोड़ा सा लिंक करने का प्रयास कीजिएगा, एक दूसरे चीज़ों से जोड़ने का प्रयास कीजिए, तो ये बातें ज़्यादा समझ में आती हैं। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा हूँ प्रोटीन जो है, इसमें 2-3 चीज़ें आ गई। एक तो प्रोटीन जो है अपना बनाता है नाखून, मैं लिख देता हूँ 2-4 नाम, बाल, नाखून, त्वचा, इन सब में प्रोटीन है।
हीमोग्लोबिन, एंजाइम, ठीक है, हार्मोन, इन सब में प्रोटीन है। अब अपने बात करते हैं कि प्रोटीन जो है वो उपलब्धता के आधार पे दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो कह रहा है ग्रेड फर्स्ट और दूसरा है आपका ग्रेड सेकंड, ठीक है। अब ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड, जैसे अपने वसा जो था उसको अपने ए और बी में डिवाइड किया था, यहां ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड में डिवाइड कर रहा है। यानी जो अपने अमीनो अम्ल पढ़ रहे हैं प्रोटीन में, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पढ़ा अभी। ये जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो हैं, इनमें से अपने पढ़ा कि 10 अपने को क्या होता है, भोजन के रूप में लेने होते हैं, जिनको अपने बोल रहे थे कि ये आवश्यक है। तो ये ग्रेड फर्स्ट, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, जितने भी आवश्यक या इसको अनिवार्य लिख दें, एक ही बात है, अमीनो अम्ल चाहिए अपने को, वो इसमें होंगे। समझ रहे हो बात को? ये सारे इसमें पाए जाएंगे ग्रेड फर्स्ट में। और ग्रेड सेकंड जो है, इसमें कुछ मात्रा में कुछ अमीनो अम्ल जो हैं उनकी कमी होगी। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो शाकाहारी है उनके अंदर प्रोटीन की कमी होगी, ऐसा नहीं है। ये बातें बोल करके, जैसे बोल दिया जाता है ना कि कौन जोगो पानी है पी के देख, शुरू करवा देते हैं। समझ रहे हो बात को? तो ये बातें बोल के ही ना, कि कौन ही नहीं, प्रोटीन अगर आपको चाहिए और पूर्ण प्रोटीन चाहिए तो आपको मांसाहार करना ही पड़ेगा, ऐसा बोल करके वो शुरू करवा देते हैं, मांस, मीट, मछली और जो भी है। ठीक है, जरूरी नहीं है, शाकाहार में भी होता है। ठीक है, चलिए। अब कहने का मतलब एक फूड पर निर्भर नहीं हो सकते, अपने खाने का एक स्रोत जो है उससे आप प्रोटीन को पूरा नहीं कर सकते। अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग फूड आपको लेने पड़ेंगे प्रोटीन को पूरा करने के लिए। शाकाहारी अगर हैं तो आप, जैसे अगर मैं कहूं कि आलू की सब्जी ठोक ली, कार्बोहाइड्रेट पूरा, एक पदार्थ से ही सारा काम हो गया। लेकिन इधर ये बात नहीं है, प्रोटीन के संबंध में अलग अलग चीजें आपको लेनी पड़ेगी, तब अनिवार्य अमीनो अम्ल जो है वो पूरे होंगे। ठीक है, तो अब इधर मैं बात कर रहा हूं कि ग्रेड फर्स्ट जो है, इसके बारे में ये कहता है कि ये जो है जंतुओं से मिलता है। कहने का मतलब, यानी ग्रेड फर्स्ट में क्या आएगा, मांस, मीट, मछली। ठीक है ना। देखिए, अब आप देख रहे होंगे मांस और मछली अलग अलग क्यों बता रहे हैं। ठीक है, देखो खावा पिंठा है, मीट अलग चीज होती है, चिकन अलग चीज होता है, ठीक है ना, मटन अलग चीज होता है, उन्हें पता है ये। ठीक है, अंडा फिश पकौड़ा है ना। चलिए, ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये ग्रेड फर्स्ट प्रोटीन के उदाहरण हैं। यानी कि इसमें क्या है, अनिवार्य अमीनो अम्ल जो हैं वो पाए जाते हैं, इसलिए इनको ग्रेड फर्स्ट में रखा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो दाल, चावल, ठीक है, पनीर भी बोल दें। अब पनीर इधर है, ठीक है। अब पनीर हो, दही हो और अंडा हो, ये तीनों जो चीजें हैं वो शाकाहार में आती है। मैंने इधर इसलिए लिखा, ये वैसे तो क्या है, जंतुओं से मिलने वाला है पनीर, तो इधर आएगा, लेकिन इधर क्यों रखा, ये शाकाहार के हिसाब से मैंने इधर रखा। दही है, जीवाणु बैक्टीरिया इसमें भी होते हैं सूक्ष्मदर्शी से जब देखें तो, और उनके हिसाब से अपने देखें तो ये मांसाहार है, उनको खा रहे हैं अपने। ठीक है, ब्रेड जो होती है ना, उसमें भी होता है। जलेबी बनावा जब भी पहले आटा ने सड़ा है कहीं, उसमें वही चीज, वही प्रोसेस होता है सारा। पनीर की बात करें तो पनीर में भी वही प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन मैं इसको इधर इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये शाकाहार में है तो लिख रहा हूं। असल में ये है इधर का स्रोत, कंफ्यूज नहीं होना है इधर का ही। लेकिन इधर मैं ये कह रहा हूं कि इनसे अपने प्रोटीन को पूरा किया जा सकता है, प्रोटीन अपने पूरा कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि अपने स्वाद के लिए किसी मासूम की जान लें अपने। कोई आपने बटको बोड़ा तो अपन की शौक लगे,
ठीक है ना, सिर्फ अपने स्वाद के लिए वो, ठीक है चलो ठीक है। तो ये ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड, समझ में आ गई बात। तो ये प्रोटीन के स्रोत हैं, ठीक है। अब इसकी कमी से रोग, क्वाशियोकर बोलते हैं एक तो, और एक बोलते हैं मरासमस। हाँ जी, क्वाशियोकर जो है वो बच्चों में है, मरासमस जो है वो बड़ों में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर देखा जाता है बच्चों में, ठीक है। क्यों देखा जाता है अभी बताते हैं, अभी बात करते हैं ये क्या कहानी क्या है। क्वाशियोकर ये जो है ये शुद्ध रूप से प्रोटीन, प्रोटीन से यानी प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है क्वाशियोकर। इसमें होता क्या है, आप सर्च करना क्वाशियोकर और उसमें फोटो आ जाएगी, मैंने आज लगाया नहीं, ठीक है। उसमें सिर्फ आपको पेट नजर आएगा बच्चे का, ठीक है। पेट बड़ा हुआ, बाकी सारे अंग पतले, बिल्कुल लकड़ी की तरह, सिर्फ पेट नजर आता है, पेट में पानी टाइप भर जाता है, पेट नजर आता है, ठीक है। ये क्वाशियोकर है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। अगर दोनों ऑप्शन में हो प्रोटीन, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है, क्वाशियोकर करना है आपको। क्यों करना है, इस मरासमस को देखो। अब मरासमस के बारे में मैं आपको बता रहा था, मरासमस भी प्रोटीन की कमी से ही होता है, जिसे अपने बोलते हैं कुपोषण। मरासमस को कुपोषण नहीं बोलते, लेकिन कमी से कैसे हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं, वो देखो। मरासमस में क्या होगा, अपना शरीर जो है सबसे पहले किसका उपयोग कर लेगा, कार्बोहाइड्रेट का उपयोग कर लेगा, उसके बाद में किसका उपयोग कर लेगा, वसा का उपयोग कर लेगा, और उसके बाद में प्रोटीन को भी उपयोग में ले लेगा। अब जैसे ही प्रोटीन को उपयोग में लेगा उस समय ये स्थिति देखने को मिलेगी। असल में ये पूरे खाद्य पदार्थ जो अपने खा रहे हैं उनकी कमी से होने वाला रोग है। लेकिन इसमें हुआ क्या, इसमें अपने बोलते हैं जिसको कुपोषण का शिकार, यानी कि उसमें सिर्फ हड्डियां नजर आती है और कुछ नजर नहीं आता, यानी कि आवश्यक मात्रा में जो पोषक पदार्थ उसको चाहिए थे उनकी मात्रा उसे नहीं मिली, भूख से मर रहा है वो, और उसका शरीर ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि ना तो उसके पास कार्बोहाइड्रेट है ना उसके पास वसा है, और जो प्रोटीन उसको वृद्धि एवं विकास के लिए चाहिए था वो प्रोटीन वो क्या कर रहा है, शरीर उपयोग कर लिया ऊर्जा के रूप में, जिससे कि अब उसके शरीर में कुछ भी नहीं है। उसको बोलते हैं मरासमस, ठीक है। ये है कुपोषण, हड्डियों का ढांचा। असल में प्रोटीन बाद में आ रहा है, यहां पर समझ में आ गई क्या बात, क्योंकि अब ये प्रोटीन ऊर्जा के रूप में जब ये उपयोग कर लेगा तो उसके शरीर में वृद्धि एवं विकास और मरम्मत कार्यों के लिए प्रोटीन नहीं बचेगा, ठीक है। चलिए एक आध बात प्रोटीन के संबंध में और रह गई है, कोलेजन और वो वैसे फाइब्रिन और वो चीज़ें अगर मैं बताना चाहूँ तो, अंडे के सफ़ेद भाग में एल्ब्यूमिन है, अगर वो चीज़ें आप देख ही लो फिर कहोगे बताया नहीं सर। नाखून में, नाखून और बाल, हाँ इसको मैं याद रखने के लिए बोलता हूँ, कैटरीना कैफ का नाखून और बाल, ठीक है, सुंदर है, याद रख लोगे, केराटिन, ठीक है। और अपने अंडा का सफ़ेद भाग जो है एल्ब्यूमिन है, ठीक है। और ये चीज़ें सिर्फ सही बताऊं तो ये चीज़ें नोट्स की शोभा बढ़ाने के लिए होती हैं भी। आप अगर ये चीज़ें अगर मैंने जो पहले बताई वो चीज़ें अगर आप कवर कर पा रहे हैं, यानी कि ये चीज़ अगर आप याद कर लिया, उसके बाद में उन चीज़ों पे जाइएगा, ठीक है। कई विषय हुआ कि भाई मन्ना गुरु जी इसी किताब बना के दे दो, कभी हूँ बारह ने जेड़ गो, बाकी मैं जानू और मेरा काम जाने, तो वो उनके लिए ये बातें, ठीक है। सिलेक्शन चाहिए और होम डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन चाहिए, यहाँ तक रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, सिलेक्शन चाहिए और होम डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन चाहिए, यहाँ तक ये चीज़ें पर्याप्त है जो मैं बता रहा हूँ। कोई क्या आप करना ही टॉप है तो इन आ जाओ, ठीक है। ऐसी बातें भी याद रखना है, फिर वहाँ याद करना है, ठीक है। दूध में कैसीन, ठीक है, और ये जो रेशम, ठीक है, फिब्रिन, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रोटीन के बारे में कोई और बात रह गई हो, हाँ एक चीज़ और, प्रोटीन जो है इसको बोलते हैं प्राथमिक, सबसे महत्वपूर्ण बात।
दो प्रश्न आते हैं अलग अलग टाइप से। एक आता है कि खिलाड़ी जो है उसको अपने भोजन में सर्वाधिक मात्रा किसकी ग्रहण करनी है, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ग्रहण करनी है। और वहां पर एक प्रश्न और बनता है कि कार्बोहाइड्रेटिक लोडिंग, खिलाड़ी जो है वो टूर्नामेंट यानी मैच प्रतियोगिता से पहले क्या करता है, अतिरिक्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का सेवन करता है, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट उसके शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाएं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही अपने को तुरंत या जल्दी ऊर्जा प्रदान करेंगे। दूसरा शब्द आता है यहां पर कि एक बच्चे के भोजन में सर्वाधिक मात्रा किसकी होनी चाहिए, तो बच्चे जो हैं उनके भोजन में सर्वाधिक मात्रा क्या होनी चाहिए, प्रोटीन की होनी चाहिए। और प्रोटीन शब्द जो है इसका शब्दार्थ की अगर मैं बात करूं तो इसका शब्दार्थ होता है प्राथमिक, यानी कि सबसे पहले लिया जाने वाला, सबसे जरूरी बात है ये। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं ऊर्जा के संबंध में तो बात कर रहा था कार्बोहाइड्रेट की, ये जो मैं बात कर रहा हूं ये इसलिए कर रहा हूं कि अपना काम जो है, जन्म लेना, वृद्धि, विकास करना, मरम्मत करना, जो भी श्वसन पाचन और अंत में मर जाना, ये वृद्धि एवं विकास अगर अपने प्रोटीन नहीं लेंगे तो ये नहीं होगा। और छोटे बच्चों की मांसपेशियां या कोई भी शरीर जो है उसका अंग जो है डेवलप नहीं है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है, प्रोटीन की। इसीलिए आता है कि बच्चों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होनी चाहिए, भोजन में प्रोटीन की होनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए भी प्रोटीन की ज्यादा मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर ये आते हैं। चलिए, कोई एक आध बात और रह गई हो, कोई प्रोटीन में, कोई हो गया सब? हाँ, अब आता है कि प्रोटीन की मात्रा जो है सामान्य व्यक्ति के हिसाब से और खिलाड़ी के हिसाब से, इसका भी एक फार्मूला है। एक अपने फार्मूला पढ़ा था ऊर्जा का भी, अपने को कुल कितनी ऊर्जा चाहिए पढ़ा था, ठीक है। अब फार्मूला जो है अब ये है कि अपने को प्रोटीन कितना चाहिए। अगर मैं बात करूं सामान्य की, तो ये कहता है कि 0.8 इंटू भार, ठीक है। और अगर बात करें खिलाड़ी की, तो ये कहता है 1.8 इंटू भार। कहने का मतलब सीधा सा अंदाजा आपको मैं अगर कहूं कि अगर एक व्यक्ति जिसका भार 100 किलोग्राम है, तो उसे 100 से इसका गुना करेंगे तो 80 ग्राम प्रोटीन उसे चाहिए, सामान्य व्यक्ति है। तो अगर वही व्यक्ति अगर खिलाड़ी है तो 100 को 1.8 से गुना करेंगे तो 180 ग्राम। आप इसको मोटा मोटा अंदाजा लगा करके चले ना, तो 1 किलो के हिसाब से 1 ग्राम। मैं अंदाजा बता रहा हूं, फिक्स इसी से निकालना है। सामान्य स्थिति में पूछे तो ये फार्मूला, खिलाड़ी के लिए पूछे तो ये फार्मूला आपको उपयोग में लेना है। समझ में आ रही है बात? ठीक है भाई। हाँ, तो ये प्रोटीन के संबंध में मेरे हिसाब से तो पूरा हो गई बातें। हाँ, एक और आता है, पशु प्रोटीन जो खाते हैं उनके लिए एक शब्द और आता है अंत में, अधिक पशु प्रोटीन से हृदय रोग भी होता है, लीवर भी डैमेज होता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं आपको, ये बात जरूरी नहीं है, आपके प्रश्न की दृष्टि से ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। जरूरी बात अब बता रहा हूँ कि अल्कोहल के साथ पशु प्रोटीन का सेवन खतरनाक है। जरूरी बात ये है आपके जीवन के लिए। ठीक है, अलग अलग रखें इनको। ठीक है, चलिए। हाँ जी, अगर बात करें प्रोटीन की कमी से क्या होगा, तो बाल झड़ने लगेंगे, भार कम हो जाएगा। कहने का मतलब प्रोटीन के कारण वृद्धि एवं विकास रुक जाएगा, तो सारा सिस्टम ही हैंग हो जाएगा। मैंने आपको यही तो बताया कि आप ना करे आपकी बॉडी की आपको प्रोटीन से ऊर्जा लेनी पड़े, लेकिन ऊर्जा लेनी पड़े तो ऊर्जा देता है प्रोटीन, लेकिन अपने को ऊर्जा के रूप में इसका काम है नहीं लेना है, क्योंकि इसके अन्य बहुत सारे काम हैं। ठीक है, ये चीज है। चलिए, हाँ जी, मैंने आपको कहा प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। अब जब आप पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चाहे वो प्रोटोप्लाज्म हो, प्रोटोप्लाज्म जिसको अपने बोलते हैं जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म जिसे अपने बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य के साथ न्यूक्लियस जो है उसका यानी केंद्रक का द्रव्य जब मिलता है तो उसे बोलते हैं अपने प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य, जहाँ पे जीव की उत्पत्ति होती है। इन सब में प्रोटीन है। मैंने आपको बड़ी बड़ी एक सीधी सी बात बता दी कि आप मूत्र को, पसीने को, इनको निकाल दो, बाकी हर जगह प्रोटीन पाया जाएगा। कोई एक आध अपवाद हो वो एक अलग बात है, बाकी 99% प्रोटीन पाया जाएगा। ठीक है भाई।
चलिए अब बात करते हैं अपने विटामिन की। विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी कहलाता है भाई। अध्ययन बहुत सारे पढ़े थे अपने शुरुआती दौर में, अपने वहीं से पढ़ा था। विटामिनोलॉजी कहलाता है विटामिन का अध्ययन, ठीक है। विटामिन के खोजकर्ता की बात करें तो ल्यूनिन आता है। अब कोई मेरे जैसे हैं वो कैसेमेदीर फंक को भी बोलते हैं ये कि विटामिन के खोजकर्ता, उन्होंने किया था नामकरण, ठीक है, 1911, यही है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देखिएगा। विटामिन विटा प्लस आमीन से बना है। विटा का अर्थ है जैविक, जैविक। अब अपने ऊपर के जो 3 भोजन के घटक पढ़ के आए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, उनको अपने पढ़ा ज़्यादा मात्रा में चाहिए। ज़्यादा मात्रा मतलब मैक्रो न्यूट्रिशन बोला उनको अपनों ने, ये माइक्रो न्यूट्रिशन है, यानी कि इनकी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन जैविक यानी कि जीवन के लिए इनकी आवश्यकता है। बिना इनके कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, कोई भी प्रोसेस जो है वो नहीं होगी, इसके लिए इसको बोल रहा है ये, ठीक है। तो ये विटामिन जो है इसके बारे में भी आता है कि विटामिन जो है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। चलो, एक तो है जल में घुलनशील और एक है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील जो है इसको बोलेगा ये विटामिन बी और विटामिन सी। ये वसा में ए, डी, ई, के, ये विटामिन है, ठीक है। इनको देख पा रहे होंगे आप। अब ये विटामिन की जो मैं बात कर रहा हूं, इसमें मुख्य जो बात है कि भी ये अपने को ऊर्जा नहीं देता। अभी तक जो 3 स्रोत अपनों ने पढ़े वो ऊर्जा दे रहे थे, उनके कार्य अलग अलग पढ़े थे, लेकिन विटामिन के संबंध में अगर बात करें तो ये अपने को ऊर्जा नहीं देता। जब ऊर्जा ही नहीं देता तो भोजन में अपने पढ़ रहे थे कि पोषण, यानी जिससे अपने ऊर्जा मिले, या यूं कहें पोषक पदार्थ मिले, ये शब्द प्रयोग में लिया था। पोषक का मतलब वहां पर सिर्फ ऊर्जा नहीं होता है, ऊर्जा के अलावा अपने शरीर में रासायनिक अभिक्रियाएं जो हो रही होती है उनको क्या करना है, उनको संचालित करने के लिए विटामिन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए अपने विटामिनों को ज़्यादा नहीं, माइक्रो यानी कि सूक्ष्म रूप में, यानी कि अल्प संख्या में, इसको अल्प वजन में बोल देंगे, इनको अपने ग्रहण करते हैं। और इनका निर्माण जो है वो अपनी बॉडी नहीं कर पाती। वही बात प्रोटीन के संबंध में अगर बात करें तो अमीनोमल नहीं बनेंगे तो प्रोटीन नहीं बनेगा बॉडी में, ठीक वैसे ही इसमें विटामिन डी और के बारे में बोलते हैं कि ये तो बॉडी में बन जाते हैं, लेकिन बाकी जो विटामिन हैं उनका निर्माण अपनी बॉडी नहीं कर पाती। इसीलिए अपने को क्या करना पड़ता है, भोजन पे निर्भर रहना है, भोजन से अपने को इनको ग्रहण करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि विटामिन के बारे में। ये जो विटामिन ए जो है इसके बारे में भी आता है कि सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा था, तो विटामिन ए था, ठीक है। आगे अलग अलग बात करेंगे इन पे। हाँ, अब विटामिन के संबंध में मुख्य जो बातें हैं अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। विटामिन का एक तो आपको रासायनिक नाम याद रखना। विटामिन जो है, जैसे विटामिन ए जो है रेटिनोल, तो आपको ये नाम याद रखना है। विटामिन बी जो है वो थायमिन, आपको ये नाम याद रखना है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ये याद रखना। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है विटामिन के संबंध में। तीसरा आता है यहाँ पे स्रोत। स्रोत जो होते हैं ना, स्रोत में कोई दिक्कत नहीं है। स्रोत अब आपके वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है और वैसे दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है। स्रोत का मतलब ये होता है कि एक ही स्रोत सभी जगह पे आपको मिलेगा, बहुत सारी जगह पे आपको मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं आप स्पष्ट कह देता हूँ, बाकी टीचर नहीं कहते हैं लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो स्रोत जो है ना, अगर आपको अच्छा स्रोत या प्रमुख स्रोत पूछ लिया जाएगा तो आप बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन स्रोत ऐसा पूछ लिया जाए जो कॉमन है तो आप बता ही नहीं पाओगे, चाहे कुछ भी पढ़ लेना, कितना भी पढ़ लेना स्रोत के बारे में। कोई ये समझे अपने आप को कि भी मैं सारा बता दूंगा तो नहीं बता पाएंगे। जैसे अपने एक दो बार आपने देखा होगा प्रश्न जब भी घूमता है, जैसे विटामिन सी के मुख्य स्रोत कौन से है, सबसे पहला प्रश्न यही घूमता है। आपने देखा होगा बार बार पिछले भर्ती परीक्षा उठा करके देखना, खट्टे पदार्थ, संतरा, नींबू, आंवला, अमरूद। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? क्या गाजर। इन दो प्रश्नों के अलावा प्रश्न आप नजर नहीं आएंगे ज्यादा। तीसरा प्रश्न आता है कि विटामिन डी जो है उसका स्रोत क्या है जी? सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। बस। क्यों नहीं आते? क्योंकि बाकी जो स्रोत बचे हुए हैं, बाकी के विटामिनों के स्रोत वो सब में घूमते हैं, इसलिए नहीं आते। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं इनके ऊपर अलग अलग। रासायनिक अभिक्रिया वाली बात बताई दी, विटामिन वाली बात, विटामिनोलॉजी बता दिया। ठीक, अब इनको अलग अलग देखते हैं भाई। हाँ, इसको मैं सारणी के हिसाब से ही बात करूंगा। ये देखो, हालांकि याद करने का प्रयास है मेरा भी इनको सबको मैं आपको एक साथ बता दूं, ठीक है, लेकिन प्रयास में गड़बड़ ना हो इसलिए इसको सारणी में साथ में लिया है। ठीक, जैसे अपने सबसे पहले अगर बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए को बोल रहा है ये रेटिनोल। ये आपको याद रखना है। अब इसके अलावा इसके विटामिन ए के अंदर आपको क्या याद रखना है कि इससे रोग कौन सा हो रहा है, तो वो आपको याद रखना है रतौंधी। अब रतौंधी क्या है, इसको मैं याद करने के लिए बोलता हूं रात को अंधी, रतौंधी यानी कम रोशनी में दिखाई नहीं देता है, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसके स्रोत की अगर मैं बात करूं तो स्रोत यहां देखेंगे। अब यही स्रोत यहां पर, इनमें से बहुत सारे स्रोत यहां पर मिलेंगे, कॉमन है। अब मैं आपको कहूं कि विटामिन ए जो है इसे रेटिनोल बोल रहा है, रतौंधी, ज़्रोप्लेमिया, आंखों के ऊपर केराटिन की परत जम जाती है, यानी कि एक शीशानुमा संरचना परत। आप इसको यूं समझें जैसे गाड़ियों की लाइट्स, हेडलाइट्स वगैरह जो होती है उनको अपने ज़्यादा समय से यूज करते हैं, वो पीड़ोपन हो जाए नहीं, मतलब उतना साफ ग्लास रहता नहीं है वो शीशा, हेलमेट को शीशो। ठीक वैसे ही अपने जो आंखें हैं उसमें लेंस काम कर रहा है, ठीक वैसे ही इसके ऊपर परत बनती है, उसकी बात कर रहा है ये। अगर इसलिए बोलते हैं कि गाजर खाओ, गाजर आंखों की रोशनी के लिए अच्छी होती है, क्योंकि गाजर में क्या होता है? विटामिन ए होता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो ये दिक्कत आएगी। अब इसके स्रोत की बात करें तो दूध, अंडा। अब दूध जो है, दूध में कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी है, प्रोटीन भी है, विटामिन ए भी है। कहने का मतलब लगभग मात्रा जो है वो सारी इसमें पाई जाएगी। ठीक है ना। अब देख लो इसको, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछली, यकृत तेल। अब ये यकृत तेल मतलब कोड, मछली के यकृत का तेल होता है, ये लीवर का तेल होता है। ठीक है, कोड लीवर जो बोलते हैं उसको, उसका होता है। मूंगफली, गाजर। तो अब मैं आपको ये कहूँगा कि इस ए के संबंध में आप इस स्रोत को जरूर याद रखें। विटामिन ए के स्रोत के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो इसको आप मुख्य रूप से याद, ये पूछ लेंगे बता दोगे, अन्य पूछ लोगे नहीं बता पाओगे। मैं खुद बता रहा हूँ इन बातों को। ठीक है, तो जहाँ पर अपने को कितना पढ़ना है उस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए विटामिन बी। अब विटामिन बी जो है वो 20 से ज़्यादा है, इसीलिए इसको बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का मतलब समूह है। ठीक है, बी। अब इसको आप 20 को नहीं पढ़ना है अपने को। अपने देखिएगा जितने भी अपने तंत्र पढ़ रहे हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ के आए हैं या अभी पाचन तंत्र अभी पढ़ेंगे भोजन के बाद में, तो इनका जितना ज़्यादा खेलों में उपयोग है उससे उतने ही ज़्यादा प्रश्न आने की संभावनाएं होती हैं। इनका भोजन के संबंध में ज़्यादा प्रयोग है खिलाड़ी के जीवन में, इसलिए प्रश्न आपको यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन पाचन तंत्र के प्रश्न आपको कम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि पाचन तंत्र डायरेक्टली खेलों में उतना काम नहीं करता जितना रक्त परिसंचरण तंत्र या श्वसन तंत्र या मांसपेशी तंत्र काम करते हैं। लेकिन भोजन जो है वो डायरेक्टली काम कर रहा है खेलों में, तो इसलिए इसका प्रश्न ज़्यादा मिलता है आपको। ठीक है ना। तो अब मैं आगे बात करता हूँ विटामिन बी। अब ये बी1 है, जैसे इसको बोलते हैं ये थायमिन, तो मैं इधर लिख रहा हूँ थायमिन बोलेंगे। और बेरी बेरी,
बेरी बेरी रोग हो जाता है। अब बेरी बेरी का मतलब भूख नहीं लगती है, इसको आप ऐसे याद रख लेंगे, बार बार भूख नहीं लगती, बेरी बेरी, ठीक है, भी भूख नहीं लगती है व्यक्ति को, वो बेरी बेरी होता है। स्रोत की अगर बात करें, तिल है, दाल है, सूखी मिर्च है, अंडा है, सब्जियां हैं, सब में है, रिपीट होगा ये चीज। आगे बात करूं B2, अब ये नाम याद रखने हैं, नाम आएंगे, त्वचा का फटना, ठीक है। मैं आपको इतना बता रहा हूं कि विटामिन के नाम और उनसे होने वाले, उनकी कमी से होने वाले रोग जो हैं वो याद जरूर रखें। स्रोत में आप एक आध मुख्य स्रोत आ जाएगा तो बता देंगे, वरना इन पे अपने दिमाग को खर्च ना करें, इतने पर्याप्त है, इतनी चीज़ें पर्याप्त है, ठीक है। तो विटामिन B2 जो है, इसको बोल रहा है ये रिबोफ्लेविन, त्वचा का फटना, जीभ का फटना। एक अपने पढ़ेंगे विटामिन C, स्कर्वी, मसूड़ों का फटना, वो अलग बात है, ये अलग बात है, ठीक है। हरी सब्जियां, दूध और मांस इसके स्रोत हैं। B3 इसको भी देख लीजिएगा, नियासिन बोलते हैं इसको, वैसे तो 99% मुझे याद है ये नाम, लेकिन मैं यहाँ देखूँ बताऊँ तो टाइम गलती ना कर दूँ, कॉन्फिडेंस के हिसाब से मैं इसको साथ में लेकर के आया हूँ। मानवीय क्षमता होती है भैया, अपनी भी क्षमता है, स्पष्ट है, ठीक है। इसको बोलता है ये 4D सिंड्रोम, ये है क्या चीज, इसे बोलता है प्लेग्रा। प्लेग्रा रोग या 4D सिंड्रोम अपने आप में एक ही बात है। 4D सिंड्रोम इसे इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें D से स्टार्ट होने वाले 4 रोग हो जाते हैं, इसीलिए इसको 4D सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। डेमेशिया है, डायरिया है, और एक डेथ है, एक और है बीच में, इसमें D, 4D सिंड्रोम बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके स्रोत की अगर बात करें तो स्रोत देख लीजिए, मूंगफली, हरी सब्जी, टमाटर, ये इसके स्रोत हैं। उसके बाद में B5, आप मुख्य रूप से 1, 2, अभी तक ये 2 जरूर याद रखेंगे, इसको बोलता है पेंटाथेनिक, ठीक है, पेंटाथेनिक, ठीक। जगह बाल सफेद है नहीं, अगलो शब्द मैं कौन कह सकूं, ठीक है, कोई बुरा मान जाइए। B5 जो है, इसका नाम की अगर बात करें तो इसको बोल रहा है ये पेंटाथेनिक, और इसकी कमी से होता है बाल सफेद हो जाते हैं और मंद बुद्धि, ठीक है। मंद बुद्धि का मतलब मस्तिष्क उतना काम नहीं कर रहा है, पागल की स्थिति नहीं है, पर उतना काम नहीं कर रहा, उतना जल्दी आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे जितना करना चाहिए आप, ठीक है। B6 पायरिडिक्शन, रोग एनीमिया, ठीक है। B6 एनीमिया, यकृत, मांस, अनाज, ये इसके स्रोत हैं। एनीमिया मतलब वही खून की कमी, ठीक है। B7 इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इसे बोलते हैं ये विटामिन HB, इसे बोलते हैं बायोटिन। मैंने 2 नाम ये, तीसरा नाम ये, याद रखिएगा इसको, ठीक है। लकवा और बाल झड़ना, इसकी कमी से होने वाले रोग हैं, विटामिन B7। अब ये एक चीज और है, भी एक अकेला रोग नहीं है, मुख्य रोग ये, अन्य भी रोग होते हैं, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, लेकिन प्रश्न जो आते हैं वो मुख्य रोग के ही आते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा। उसके बाद में अपना B12 जो है, इसे क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन। अब ये ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, इसका कोई भी इलाज नहीं है, सभी यही बताते हैं और यही करना पड़ेगा। मैं आपको सही बता रहा हूं, करना क्या है आपको, इनको बार बार अध्ययन करना है। जो चीजें थोड़ा सा इस प्रकार के नाम होते हैं ना,
इनको आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बना लेने तो दिन में उठते निर्णय काढ़ जी माड़ा फेरे करे भी 5-7 बार यहाँ माड़ा फेर देनी है, समझ गया, माड़ा फेरनी 5-7 बारी माड़ा फेर दो, दिन गए दोपहर है आथन जब भी टाइम मिले जब जब याद उसी है, ठीक है। कमी एनीमिया, ठीक है, ये लो बस। इसमें अभी तक जो अपनों ने पढ़ा इसमें एक तो विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन B7, इनको आप जरूर याद रखेंगे, प्रश्न यहां से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन B9, B12 पहले लिख दिया लेकिन विटामिन B9 इसे बोलता है ये फोलिक एसिड, इसको भी विशेष रूप से याद रखेंगे, अभी बताता हूं क्यों रखेंगे। एनीमिया क्यों रखेंगे इसको याद, इसकी भी मैं बात कर लेता हूं। अपने जो प्रत्येक मंगलवार जो है ना उसे मनाया जाता है शक्ति दिवस के रूप में। अपने जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें क्या है, फोलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है, आयरन की टेबलेट जिसको अपने बोलते हैं, एक तो पिंक और एक ब्लू के नाम से। 5 तक के बच्चों को पिंक टेबलेट और 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों को ब्लू टेबलेट दी जाती है प्रत्येक मंगलवार को। वो इसीलिए कि आयरन की कमी ना हो, आयरन की कमी से ही होता है एनीमिया, आयरन की कमी ना हो इसके लिए उसमें क्या होता है, विटामिन B9 होता है और विटामिन B7 होता है, इसको बोलते हैं फोलिक एसिड विटामिन B9 को, इसीलिए उस टेबलेट पे भी लिखा होता है फोलिक एसिड, ये फोलिक एसिड की टेबलेट है। इसलिए थोड़ा सा इसको याद रखना क्योंकि ये सरकार के द्वारा चलाया हुआ अभियान है, इसमें से प्रश्न आ सकता है, ठीक है। स्रोत की अगर बात कर लें तो स्रोत में आया दाल, सब्जियां, अंडा, ये इसके स्रोत हैं, ठीक है। उसके बाद में विटामिन C, आप देख लीजिएगा विटामिन C, इसको बोलता है ये एस्कॉर्बिक अम्ल, यही है, ठीक। अब विटामिन C जो है, एस्कॉर्बिक अम्ल, मसूड़ों का कटना फटना, इसको बोलते हैं स्कर्वी, ये विटामिन C की कमी से होता है। और मैं आपको उदाहरण दिया करता हूँ, बताया करता हूँ कि ये जो नाखून के पास की चमड़ी है, यहाँ करवो करा कहीं, ठीक है, ये विटामिन C की कमी से, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मसूड़ों में खून आना, इसका उदाहरण मैं बताया करूँगा। प्रियंका चोपड़ा छाल मारे करे नहीं, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? अब करीना आ गई होली, पहला प्रियंका चोपड़ा ये छाल सी मारती या नीचे सी बैठ कर वो यहाँ करके करें, है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ऐसे करके, ठीक है। स्कर्बी से बचाता है, ये है वो है, तो वो स्कर्बी मसूड़ों का फटना, उनमें से खून आना, ये स्कर्बी है, विटामिन C की कमी से होता है। विटामिन C के स्रोत की अगर बात करें तो ये कहेगा खट्टे पदार्थ। अब खट्टे पदार्थ तो आपको याद रखने ही रखने हैं, खट्टे पदार्थ में जैसे नींबू है, आंवला है, संतरा है, ये चीज़ें तो जरूर आएगी आएगी, लेकिन एक मुख्य स्रोत यहाँ पर याद रखना है अमरूद, अलग से याद रखना है ये अमरूद, ठीक है ना, हाँ लिख लेना इसमें अमरूद, सॉरी अरे अठ लिख दिया भाई। इसको जरूर याद रखिएगा, क्यों, अब ये खट्टा नहीं है। आंवला आएगा तो आप टिक कर लेंगे, संतरा आएगा, नींबू आएगा, मिर्ची आएगा, टिक कर लेंगे। कि मिर्ची में विटामिन C क्यों हुआ, खाए बाद में C करो तो विटामिन C हुए, ठीक है। अमरूद जो है इसको इसलिए लिखाया कि ये भी अच्छा स्रोत है विटामिन C का, लेकिन अपनी नज़रों में खट्टा नहीं है, इसलिए अपने इसको छोड़ सकते हैं, ऑप्शन में आए अमरूद, तो ध्यान रखिएगा इसको विशेष, ठीक है। हाँ ये याद रखना ही रखना है आपको, मैं आपको अलग से बता दूंगा। चलो विटामिन C हुआ, उसके बाद है विटामिन D, कैल्सिफिरोल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है, हड्डियों को मजबूत कर रहा है। विटामिन डी जो है इसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया यानी कि हड्डियां जो है विटामिन डी की कमी से कमज़ोर हो जाती है, क्षीण हो जाती है, थोड़े आघात से टूट सकती है, वो विटामिन डी की कमी से होता है। और रिकेट्स जो है, ये रिकेट्स ये आपका त्वचा से संबंधित रोग है, त्वचा खुश्क हो जाती है,
इसको समझाने के लिए उदाहरण दिया करता हूँ कि सर्दियों में गुरुजी चेक करेगा नहीं, यहाँ हमारा निशान सा बना है नहीं, ठीक है ना। तो वो वही चीज़ है, सर्दियों में ही क्यों बनता है, गर्मियों में क्यों नहीं। गर्मियों में अपने क्या है, सनलाइट अपने को मिल जाती है, सर्दियों में सनलाइट अपने को मिलती नहीं है। सनलाइट नहीं मिलेगी तो इसका मतलब विटामिन डी की कमी है, और विटामिन डी की कमी है इसका मतलब, समझ रहे हो इस चीज़ को, इससे होता है। गर्मियों में क्यों नहीं हो रहा ये चीज़ें, आप तो यहाँ कहा नहागे को नहीं आएडो जद हो गो, ठीक है। अब जो नहागे आयो या न नहागे मुँह हाथ धोगे, वो तेल थेतड़ के आ जाए दबा दब, ठीक है, नारियल वाला तेल। और फिर दूसरे ने कहा तेरे पर तो यहाँ होने लाग रही है, मेरे लेवर तो वही को नहीं, मैं नहा गया आड़ो, तू नहाए को नहीं आड़ो, ठीक है। तो वो चीज़ है ये। विटामिन डी जो है कैल्सीफिरोल बोलते हैं, ऑस्टियोमलेशिया और रिकेटिस, ठीक है, ये इससे कमी से होने वाले रोग हैं। मछली, यकृत तेल, दूध व अंडे, अठे मुख्य स्रोत सनलाइट। अरे धूप या सनलाइट में कोई अंतर है क्या? है कुछ ना कुछ तो। जैसे सौर ऊर्जा किससे चलती है? सूर्य की किरणों से चलती है या सूर्य के प्रकाश से। भी कहने का मतलब जितनी सूर्य की किरणें गर्मियों में अपने पहुंचती है उतनी सर्दियों में नहीं पहुंचती है पृथ्वी पर। तो उसके हिसाब से अगर बात करें तो फिर तो सर्दियों में तो उसका काम ही ना हो, बने ही ना फिर लाइट, वो प्रकाश से चलती है। चाणना, समझ गया कि अब सरल भाषा में अगर मैं कहना चाहूँ, धूप तेज है या वह चीज अलग चीज है, चाणनो तेज है या कम है, बीम पर चल रहा है, समझ में आएगा अंतर, वो बात है यहाँ पर। ये स्रोत इसका लिखना, विटामिन डी जो है इसमें एक सनलाइट और लिख लेना, सूर्य के प्रकाश से अपने विटामिन डी जो है वो बनता, ठीक है। अब अपने बात करते हैं विटामिन डी के बाद में विटामिन ई, ठीक है। इसको वैसे तो बोल रहा है ये टोकोफेरोल, और लड़कियां फेवरेट, अरे बताऊंगा। दूसरा नाम एरेगोसेल्सिफेरोल भी आता है, ठीक है, ये नाम भी आता है इसका। कमी से क्या हो जाएगा? बांझता, नपुंसकता, यही है ना। ये फेवरेट वाली बात इसलिए थी कि इसे कह रहा है ये सौंदर्य विटामिन भी, इसलिए, ठीक है ना, सौंदर्य। विटामिन ई जो है, जितने भी सौंदर्य प्रसाधन आते हैं, साबुन से लेकर के क्रीम, लोशन, कुछ भी, उन सब में विटामिन ई होता है, ठीक है। विटामिन ई की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझता, ये इसके प्रभाव हैं। टोकोफिरोल या इसको एरेगोसेल्सिफेरोल बोलते हैं इसको, विटामिन ई को। और विटामिन ई जो है इसको मैं ये बता रहा हूं कि सौंदर्य विटामिन कह रहे हैं, ये याद रखिएगा विशेष रूप से, और जितने भी सौंदर्य प्रसाधन हैं उनमें ये काम में आता है, ठीक है। इसीलिए बताओ गुरुजी माने बताओ, विटामिन ई अगर लोगे तो आपकी त्वचा जो है उसमें निखार आएगा। ये मान लो एडवर्टाइजमेंट में आता है ना, इससे नहाते ही निखरी हुई त्वचा, ग्लो आएगा, तो वो कहानी है ये। तो फिर बताओगा कि जी विटामिन ई का स्रोत क्या है, तो हरे पत्ते वाली सब्जियां खाएं, दूध खाएं, अनाज, ये विटामिन ई के स्रोत हैं, ठीक है। अरे सभी सबके लिए चाहिए, ठीक है ना, सौंदर्य खातिर के। देखो पहला 170-80 के लगभग आऊं तो वो विटामिन जो है थोड़ा सा महंगो कर दियो, अब 250 के लगभग में आवा है। भूरा सा एक या तो भूरे हो, एक या ये हरे कांच की बोतल के हम आवे बीहू ज्यादा गलो कट्ठे ही को नहीं आवे कि यूज करो बोले, ठीक है। ये दोनों के लिए है, सौंदर्य दोनों के लिए है भाई। मैं तो इनको इसलिए बोल रहा हूं कि ये ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन अपने पीछे नहीं है, अपने भी
अगर अगर यूज ना कर रहे होते तो वो पुरुष के लिए अलग से साबुन, पुरुष के लिए अलग से क्रीम, पुरुष के लिए अलग से बॉडी वॉश, फेस वॉश, ये क्यों आ रहा है? यूज करते हैं, अपने भी करते हैं, लेकिन ये ज्यादा यूज करते हैं इसलिए ये बताया हुआ है, इसलिए बताया इनको, ठीक है ना। आ जाओ, अपने इनका असर जो है अपने पे कम होता है, अपने असर उसी का ज्यादा होता है जो मैंने अभी बताया आपको। चलो इन आ जाओ, विटामिन के, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। अब अपने ये पढ़कर आए थे रक्त का थक्का, अगर इसकी कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। ये पढ़कर आए थे जब रक्त का थक्का पढ़ रहे थे, अपने रुधिर का प्लाज्मा वाला भाग जब अपने पढ़ रहे थे तब पढ़ रहे थे इस चीज को अपने कि कोशिका कहाँ, वहां कौन सी काम में आती है, प्लेटलेट्स कोशिका काम में आती है, विटामिन के काम में आता है, तत्व की बात करें तो कैल्शियम काम में आता है, ये पढ़ा था आपने वहां पर, ठीक है। तो ये विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनेगा और रक्त जो है वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देगा इससे, इसी कमी के कारण, ठीक है। चलिए, तो फिलोक्विनोन, इसके स्रोत की अगर बात करें तो टमाटर, हरी सब्जी, उच्च वसा वाला दूध। अब आपने दो बात जो पहले करना रह गई थी वो उसको मैं दोबारा से यहाँ पे कर रहा हूँ। कौन सी बात रह गई उसको देख लीजिए पहले। एक तो विटामिन डी की रह गई कि विटामिन डी बनता कहाँ है, और एक विटामिन के की रह गई, विटामिन के, ठीक है। विटामिन डी और विटामिन के जो है वो अपने शरीर में बनते हैं, लेकिन इनके लिए अपने को चाहिए होगी कोई चीज, और एक जो बाकी जो विटामिन बचे उनको क्या है, बाहर से अपने सीधा ग्रहण करना पड़ेगा। तो विटामिन डी जो है इसके लिए बोल रहा है कि ये सूर्य के प्रकाश में अपने बॉडी में बनता है, और कहाँ कहाँ बनता है, तो त्वचा में बनता है, लीवर में बनता है, और वृक्क या किडनी में बनता है। इसके बारे में ये, ठीक है। इसीलिए सर्दियों में अपने को महसूस होता है कि अपने शरीर में दर्द है, बॉडी पेन है, ठीक है। त्वचा, अपने ज़्यादा ठंड में अगर त्वचा पे हाथ या स्पर्श महसूस करते हैं तो अपने को लगता है कि इसमें थोड़ा हल्का दर्द है, ज़्यादा ठंड के उसमें अपने को यही होता है कि उस समय अपने को सनलाइट नहीं मिल रही, यानी कि अपने सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से विटामिन डी जो है उसकी कमी हो गई है शरीर में, ठीक है, वो चीज़ है ये। उसके बाद में विटामिन के की बात करें तो इसके बारे में बोलता है कि ये छोटी आंत में बनता है, ठीक है ना। अपने शरीर में विटामिन के जो है ये छोटी आंत में इसका निर्माण होता है और वहीं से इसका अवशोषण हो जाता है। ये विटामिन है, और विटामिन के संबंध में तीन चीज़ें मुख्य आप याद रखेंगे। एक चीज़ तो दो चीज़ें याद रखेंगे, एक तो नाम याद रखेंगे इनका वैज्ञानिक, दूसरा आप याद रखेंगे इनके कमी से होने वाले रोग। इनके प्रश्न जरूर आते हैं और 100% आते हैं। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से विटामिन आपको याद रखना है। विटामिन ए याद रखना है, विटामिन बी याद रखना है, और विटामिन बी में ये B1 है, B7 याद रखना है, B9 याद रखना है। उसके बाद में विटामिन सी याद रखना है आपको। उसके बाद में विटामिन डी, ई, के, ये तो सारे याद रखने ही रखने हैं, विटामिन डी, ई और के, ठीक है। मेरे कहने का मतलब विटामिन बी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स में और ज़्यादा नाम पढ़ रहे थे उनको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तीन नाम याद रख लीजिएगा, ये ज़रूरी है, 100% ज़रूरी है, ठीक है। प्रश्न यहाँ से आते हैं। चलिए, तो ये विटामिन जो है ये अपने इसलिए ग्रहण कर रहे हैं कि अगर इनकी कमी हो जाएगी तो अपने शरीर में रोग हो जाएंगे। प्लस इनकी भूमिका होती है सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भी। कहने का मतलब आप इसको देखिएगा, जब भी मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ समझाने के लिए, ड्रिंक किया जाता है, ठीक है। अब देखो उदाहरण देखो, किसा किसे अल्लाह राजी हो जाए अल्लाह नाराज, ठीक है। उसके अंदर पानी, सोडा, कोल्ड ड्रिंक अलग अलग है, ठीक है, लेकिन मेन काम वही कर रहा है, अल्कोहल ही कर रहा है, उसको किसी के साथ लो, ठीक। वैसे ही विटामिन जो होते हैं उस रासायनिक अभिक्रिया को चलाने के लिए अपने शरीर में जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है अपना शरीर जो है वो लिक्विड फॉर्म में खाद्य पदार्थ को ग्रहण करता है और उस लिक्विड फॉर्म से अलग अलग चीजें बन रही होती है अपने शरीर में। जैसे अपने रसायन विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, अलग अलग रसायन से, अलग अलग लिक्विड से एक नया फार्मूला तैयार किया जाता है। वैसे ही अपने शरीर में है ये चीज़ें भी, अलग अलग रसायन से अलग अलग रासायनिक अभिक्रिया करवा करके कोई ऊर्जा कन्वर्ट कर रहा है, कोई वृद्धि एवं विकास कर रहा है, कोई प्रोटीन का निर्माण, कोई ग्लाइकोजन का, यानी कि हर एक काम के लिए रासायनिक अभिक्रिया जरूरी होती है।
तो अगर विटामिन की कमी हो जाएगी तो वो रासायनिक अभिक्रिया सही से नहीं होगी। और इन मारे बाद में एक विटामिन आप ग्रहण करा चखनो, मतलब वो क्रिया तभी अच्छी मानी जाएगी जब लास्ट में वो प्रयोग में आ जाए इसको लेने के बाद में। तो ठीक वैसे ही ये चीज़ है कि अपने भोजन में ऊर्जा के लिए ग्रहण किया कार्बोहाइड्रेट, मैं आपको उधर प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। कहीं आप उस तरफ दौड़ पड़े, मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है और मेरे ठेको को नहीं है, नहीं समझोगे भी ठेको वो मेरे को नहीं, घर को नहीं, कटे मैं मसूरी करता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ें थोड़ा सा याद रखना है अपने को। हाँ बता दे मिली, मैंने क्लास के बाद में मिली फिर बता जानकारी है को नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप विटामिन के संबंध में याद रखेंगे। इस विटामिन के बाद में अगर विटामिन पेज अपने कम पड़े हैं यहाँ, ठीक है, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं खनिज लवण। अब ये भी देख लीजिएगा खनिज लवण, अब ये भी खनिज लवण भी अपने को सबसे कम मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, लेकिन इस खनिज लवण को भी आगे ये दो भागों में डिवाइड कर देता है, ठीक है। खनिज लवण को भी ये कहता है कि इसमें से कुछ खनिज लवण ऐसे हैं जो थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में चाहिए और कुछ खनिज लवण ऐसे हैं जो थोड़ा सा कम मात्रा में चाहिए। थोड़ा सा या थोड़ा सा, इसका मतलब मैं आपको कहूं कि मैं ये कहूं मैक्रो यानी कि ज्यादा मात्रा में चाहने वाले खनिज लवण, तो वो उनके परसेंटेज के हिसाब से मात्रा होगी 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम भी अपने को प्रतिदिन 2 से 3 ग्राम या 4 ग्राम वो ग्रहण करने। अगर मैं कहूँ अल्प मात्रा में यानी कि माइक्रो खनिज लवण, तो उसमें वो क्या कहेगा 1 ग्राम से कम कम रखेगा, 0.80, 0.90 इतने अपने को खनिज लवण अपने को ग्रहण करने होते हैं। तो इसमें कुछ 2-4 नाम आते हैं जिनके सीधे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ इतने से नहीं है खनिज लवण जितने 2-4 आपके लिखे हुए हैं। कैल्शियम है, फास्फोरस है, ठीक है, पोटेशियम है, ये लो ये। अब कैल्शियम और फास्फोरस के बारे में बोल रहा है कि ये अपने को चाहिए किस लिए, हड्डी के लिए भी। अगर कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो हड्डी की मजबूती जो है वो कमजोर हो जाएगी, यानी कि हड्डियों की मजबूती के लिए अपने को चाहिए कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। हड्डियों में सख्तपन जो होता है वो फास्फोरस की वजह से होता है। और जब ये हड्डियां या कंकाल तंत्र पढ़ते हैं तो मैं बताता हूं कि कीट पतंगा लाइट या यूं कहें कि कीट पतंगे जो आग के संपर्क में आते पटाखों से बच जाए। अब मैं बात बोलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन दाग दे समझो, शमशान भूमि में जब अग्नि दी जाती है ना तो आवाज़ आती है ना पटाखांगी सी, वो फास्फोरस ही होता है। अपनी हड्डियों के बाहर फास्फोरस, माचिस के ऊपर जिससे रगड़क पे तिल्ली जलती है वो फास्फोरस है, ठीक है। तो वो फास्फोरस से अपने हड्डियां जो है वो मजबूत होती है। कैल्शियम की कमी से और फास्फोरस की कमी से हड्डियां जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। दूसरा, कैल्शियम जो है इसको पढ़ेंगे अपने की कैल्शियम की कमी से रक्त का थक्का भी नहीं बनेगा। कैल्शियम जो है वो विटामिन के निर्माण के लिए सहायक, ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे अपने, ठीक है। दोनों को वैसे भी पढ़ते हैं कि विटामिन के जो है वो भी कैल्शियम के निर्माण के लिए सहायक है, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर के काम चलता है। उसके बाद पोटेशियम की बात करें तो ये तंत्रिका तंत्र के लिए, अपने पढ़ेंगे जब तंत्रिका तंत्र तो उसमें पढ़ेंगे अपने एक्सोन। एक्सोन जो होते हैं उनके बीच में हल्का गैप होता है, आगे आएगी ये बातें, अभी थोड़ा सा बस मैं आपको इसको लिंक कर रहा हूं जिससे कि ये समझ जाओ। लिंक एक्सोन के बीच में जो गैप होता है उसके अंदर एक भाग से दूसरे भाग में संदेश को प्रेषित किया जाता है, भेजा जाता है। उस गैप की जगह पे क्या है, ये होता है पोटेशियम। ये क्या है, कमजोर संदेश को फिर वापस से तेज करके आगे भेजने का प्रयास करता है, ठीक है। यहाँ पर एक पोटेशियम भी होता है, एक सोडियम भी होता है जिसको अपने नमक बोलते हैं, ठीक है। वो भी इसका कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र में सहायता करता है। अब इसका उदाहरण दे देता हूँ मैं, आपके समझ में आ जाएगी। अपने ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, ज़्यादा देर तक खेलते हैं तो पसीने की मात्रा ज़्यादा आने के कारण अपने शरीर में से पोटेशियम और नमक यानी सोडियम की मात्रा कम हो जाती है, जिससे कि बेहोशी की स्थिति अपने सामने आती है।
सुन्नापन। क्यों? क्योंकि वो तंत्रिका तंत्र जो है अपना सिस्टम से काम नहीं कर रहा होता है। ठीक है। आयोडीन की कमी से घेंगा, पढ़ा हुआ है ना नाम, घेंगा, या इसको बोलते हैं गलगंड नामक रोग हो जाता है। ठीक है। आयोडीन की कमी से आप मंद बुद्धि भी, आपका मतलब अपने मंद बुद्धि भी हो सकते हैं, तो आयोडीन जरूरी है। आयरन, रक्त की कमी। अब असल में रक्त की कमी का मतलब हीमोग्लोबिन, यानी कि आयरन या लोहा तत्व के बिना हीमोग्लोबिन नहीं बन सकता। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए अपने को आयरन चाहिए। इसकी कमी से क्या है, आयरन की कमी के कारण क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। ठीक है। ये कुछ खनिज लवण है, बता दियो। कैल्शियम। उसके बाद में आपका आता है जल। अब इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। पानी, अपना शरीर जो है उसकी कुल मात्रा, अगर मैं बात करूं कि अगर व्यक्ति में 100 केजी वजन है तो उसका 75 केजी वजन जो है उसके अंदर पानी का है। अगर किसी को मोटापा घटाना है तो डिहाइड्रेशन कर लीजिए, पानी कम कर लियो, आप ही वजन कम हो जैसे कर मत लेना। पानी की कमी के कारण शरीर में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, और वो नहीं होगी तो शरीर की जो आवश्यक दैनिक दिनचर्या के कार्य के लिए जो रासायनिक क्रियाएं होनी हैं वो संचालित नहीं होगी, तो अपने ऊर्जा या कुछ भी नहीं बनेगा शरीर। मानसो पकड़ लेला। इसीलिए देखते होंगे अपने उल्टी और दस्त जब होता है तो पानी की कमी, जिसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन हो गया, सिद्धो बंधन का बेड रेस्ट कर, बोतल चढ़ावा सीधी ग्लूकोज, वो पानी हुए। पानी के बारे में आता है कि ये अपने को ऊर्जा नहीं दे रहा है, विटामिन भी अपने को ऊर्जा नहीं दे रहे हैं, पानी भी अपने को, खनिज लवण भी अपने को ऊर्जा नहीं दे रहे, लेकिन इनकी सहायता से रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। तो पानी के लिए बोला जा रहा है कि पानी जो है वो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। अब शरीर के तापमान के नियंत्रण की बात 3-4 बार आ गई है। एक वसा, सबसे पहले हाइपोथैलेमस, फिर फेफड़े, फिर वसा, फिर जल। तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, इन चीजों को लिंक कीजिएगा, पढ़िएगा। ठीक है। तो ये जल है। उसके बाद में लास्ट आपका एक फाइबर बच गया, या रेसे इसको अपने बोल देते हैं, इसके ऊपर भी मैं बात कर देता हूं। रेसे या इसको फाइबर बोलते हैं अपने। ये है क्या चीज? अब ये फाइबर जो होता है ना, ये भी अपने को कोई ऊर्जा नहीं दे रहा है। फाइबर का मतलब जो भी अनाज जो होता है उसका छिलका, ऊपरी भाग जो होता है उसको बोलते हैं फाइबर। फाइबर, अब इसको थोड़ा सा देखिएगा, अपने बोला जाता है कि भी पाचन तंत्र को अच्छा रखने के लिए अपने को ग्रहण करना चाहिए फाइबर से युक्त भोजन। मैदे की चीजों से अपने को परहेज करना चाहिए, ये बोला जाता है। मैदे की चीजों से परहेज क्यों बोल रहा है? अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। अपने जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है, जिसको अपने पाचन बोलते हैं। उस भोजन के ऊपर क्या है, एंजाइम काम करते हैं। एंजाइम जैव उत्प्रेरक, अभी आगे पाचन तंत्र में वही कहानी शुरू होने वाली है, अभी मैं बात करूंगा उस पर। ठीक है। अब वो जो एंजाइम जो है वो उस पर काम करते हैं, उससे क्या एक लिक्विड फॉर्म बनती है। लिक्विड का मतलब आप यूं समझ लो कि राबड़ी टाइप। ठीक है, राबड़ी तो समझ गया सब। उस लिक्विड फॉर्म में से क्या है, पानी की तरह यानी कि अवशोषण कर लिया जाता है जो उसमें आवश्यक पोषक पदार्थ होते हैं वो। और ये अवशोषण जो होता है वो होता है आपका छोटी आंत में। तो छोटी आंत की जो दीवारें होती है वहां पर रसांकुर होते हैं। रसांकुर को बोलते हैं विली, आगे पढ़ेंगे इन चीजों को। तो वहां पर क्या है, छोटे छोटे छिद्र हैं। तो वो छिद्र जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। अगर मैदे की चीज अगर अपने खाएंगे तो मैदा जो है वो उसमें ब्लॉकेज हो जाएगा। आप इसको समझने के लिए सरल उदाहरण बताता हूं मैं आपको। एक तो रेत है, रेत मतलब टिल्ले की माटी, सीधी टिब्बे पर माटी ली है, मोटी रेत, बेकड़ू रेत जकन बोलना, बालू रेत। उसकी बाल्टी में पानी डालो, बाल्टी भर लिया रेत की, और बिंग ऊपर मान लो 2 लीटर पानी डाल दियो, और एक पणो समझो, चिकनी मिट्टी, बिल्कुल पाउडर जैसी संरचना, उसकी बाल्टी भर के लिए बिंग 2 लीटर पानी डालो। पानी जल्दी किसो बैठे वो,
कहानी ये है, अपने शरीर में जो अपने मैदा ग्रहण करते हैं वो बिल्कुल वो पाउडर वाली संरचना वाली बात है, इससे अवशोषण नहीं कर पाती है, छोटी आंत के अंदर चिपक जाता है, ये उसके साथ पेस्ट का काम करता है, वो अवशोषण नहीं कर पाता, ब्लॉकेज कर देता है। इसीलिए जब व्यक्ति बीमार होते हैं ना तो उनको बोला जाता है कि मोटा अनाज खाओ, दलियो खाओ, खिचड़ी खाओ, मोटा अनाज, क्योंकि उनको पाचन। अब अपने दिमाग में तो ये चल रहा है कि जब शरीर को अपने मोटा अनाज देते हैं तो शरीर उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ता है, और ये क्यों ना तो आप मैदो ही खा लें, सारा छोटो भाग तोड़ेड़ो है। कहानी ये नहीं है, मैं आपको जो बता रहा हूँ समझ में आई क्या बात, ये चीज़ें हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि रेशे या फाइबर जो है वो भोजन के साथ अपने को ग्रहण करने चाहिए। ठीक है, तो ये भोजन तक की बात थी। इसमें मुख्य मुख्य जो बातें थी वो अपने पढ़ा। क्या पढ़ा? कार्बो जो है ये क्या दे रहा है अपने को? ऊर्जा दे रहा है। इसके बाद में वसा ऊर्जा देता है, उसके बाद में अपने को प्रोटीन ऊर्जा देता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये तीनों काम ऊर्जा कर सकते हैं, यानी कि ये तीनों ऊर्जा ये काम कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन से अपने को ऊर्जा नहीं लेनी। क्या करवाना है? वृद्धि, विकास, मरम्मत के काम करवाने हैं प्रोटीन से अपने को। उसके बाद में अपने पढ़ा विटामिन, ठीक है। और उसके बाद में अगर बात करें विटामिन के बाद में खनिज लवण, उसके बाद में पढ़ा आपने जल। ये जो चीजें हैं ये शरीर के अंदर रोगों से लड़ने के लिए, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने के लिए, शरीर के लिए जरूरी है ये चीजें। और ये चीजें अपने को जरूरी है किसके लिए? ऊर्जा के लिए। ये चीज जरूरी है अपने को किसके लिए? वृद्धि, विकास और मरम्मत के लिए। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये भोजन जो है वो पूरा हुआ। अब मैं बात करूंगा आपके पाचन तंत्र पे, हल्की सी बात करके जाऊंगा जिससे मैं कल फैक्ट बता सकूं आपको। जैसे मैंने रक्त परिसंचरण तंत्र में आपको बताया कि रक्त कैसे दौरा करता है पहले दिन, और उसके बाद में आपको मैंने फैक्ट बताए भी, ये कहानी याद रखनी है। तो ठीक वैसे ही मैं पाचन तंत्र पे आज बात करूंगा हल्की सी। हाँ जी, दांत भी है, उसकी भी बात बता देते हैं। पहले दांत देख लो भाई, वो पाचन तंत्र में आएगा दांत। पहले दांत देखना है तो दांत देख लो भाई। दांत दिखाऊं एरिया, ठीक है। इसमें देखो दांत, दांत लो, पढ़ लो। दांत, मुंह जो है उसमें पाया जाता है एक तो दांत, दूसरा जीभ, और तीसरा होता है लार, ठीक है। ये चीजें हैं, ये पढ़ेंगे अपने मुंह में। जब अपने पढ़ेंगे पाचन तंत्र मैं पढ़ाऊंगा ये चीजें। पहले थोड़ा सा इसको देखो, इधर मैं उसी पे आ रहा था, आप थोड़ा सा आगे चल रहे हो। इधर देखो, ये पाचन तंत्र के हिसाब से अंग बने हुए हैं। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि भी पाचन तंत्र, जैसे रक्त परिसंचरण बताया कि सबसे पहले रक्त कहाँ आता है, फिर रक्त कहाँ, किस भाग, हृदय का कौन सा भाग प्राप्त करता है, कौन सा पंप करता है, कहाँ पंप करता है, ये जो चक्र बताया था, ठीक वही बात यहाँ पर समझ लीजिए। अपने सबसे पहले भोजन को ग्रहण करते हैं मुख गुहा से। इसको बोलते हैं ओरल कैविटी, मुख गुहा, ठीक है, ओरल कैविटी बोलते हैं इसको। इसमें भोजन को अपने सबसे पहले ग्रहण करते हैं। तो ये भोजन को सबसे पहले ग्रहण करने का ये जो काम मुख है, ध्यान रखिएगा। पाचन तंत्र का बाहरी अंग जो है वो मुख है, श्वसन तंत्र का बाहरी अंग जो है वो नाक है, बाकी सारे अंग अंदर है, ठीक, आंतरिक है। तो इसमें क्या है, भोजन को सबसे पहले ग्रहण करेंगे तो एक तो दांत है, दांत इसको तोड़ने का काम करेगा, छोटे छोटे भागों में डिवाइड करेगा। दूसरा मुख में क्या है, जीभ है जो इसको पलटने का काम करती है, पलटिया वो काम करे, सब्जी पे बनाए करे नहीं, कढ़ाई है माँ हलवो पलटने को काम करे। तो ठीक वैसे ही जीभ जो है इसको पलटती है, दांतों के नीचे देती है भोजन को। प्लस जीभ जो है, यहाँ मुख में एक चीज पाई जाती है लार, एक चीज पाई जाती है दांत, एक चीज होती है जीभ। तीन चीजें हैं। दांत तो तोड़ने का काम करेंगे भोजन को, लार जो है वो इसके अंदर मिक्स होगी और इसको मिक्स करने का काम करेगी जीभ। जीभ पलट पलट के उस भोजन को देगी दांतों के नीचे। ये काम होता है यहाँ पर। मैं आगे सारी बातें बताऊंगा कि लार कौन स्रावित कर रहा है, जीभ का कौन सा भाग स्वाद वाली, वो सब बातें करेंगे, अपने दांत कितने, सब करेंगे। मैं सिर्फ एक बड़ी संरचना बना रहा हूँ कि आप इसको क्रम अनुसार याद रख सकें, ठीक है। अब मुख से भोजन जो है वो थोड़ा सा आगे जाता है, उसको बोलते हैं फेरिंग्स, जिसको बोलते हैं ग्रसनी, ठीक है। मुख तक भोजन जो है, यहाँ पर मुख में भी भोजन और वायु दोनों हैं। उससे थोड़ी सी आगे वाली संरचना इधर देखिएगा, आगे वाली संरचना जो है वो भी यहाँ पर तक तो बात कर रहा है मुख की, इसके बाद में यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो बात करता है ना, इसकी बात करता है ये ग्रसनी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेरिंग्स। ये जो ग्रसनी जो हिस्सा है ये श्वसन और पाचन दोनों का कंबाइंड है, दोनों का इकट्ठा है, यानी कि यहाँ पर भोजन व वायु दोनों हैं। इस ग्रसनी के बाद में आगे ओसोफेगस या एसोफेगस, या जिसको अपने बोलते हैं ग्रास नलिका, या जिसको अपने बोलते हैं फूड पाइप,
या जिसको बोलते हैं आहार नाल, उसमें डिवाइड हो जाता है। यानी इधर देखना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, यहां तक तो एक पाइप है, इसके बाद में ये दो पाइप में डिवाइड हो जाती है, एक तो इधर पाइप आ गई, एक ये पाइप आ गई जो इसके चित्र में बनी हुई है। आगे वाली पाइप जो है इसको बोलते हैं अपने ट्रेकिया, श्वास नली, और ये जो पीछे वाली पाइप है इसे बोल रहा है ये ग्रास नली यानी कि आहार नाल। समझ में आ गई बात। अब भोजन जो है वो मुख गुहा से प्रवेश करता है किसके अंदर, पहले ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स में। फेरिंग्स में कुछ नहीं है, कहने का मतलब ये वो भाग है जहां पर वायु व भोजन दोनों हैं। अब भोजन जो है वो अपने रास्ता चेंज करेगा, डिवाइडर आएगा अब यहाँ पर। तो इस वाले भाग में यानी कि ग्रसनी वाले भाग में यहाँ पर मुख में दो संरचना पाई जाती है। मैं बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूँ, सिर्फ ऊपर की ओर यूला होता है जो नासिका मार्ग में भोजन को जाने से रोकता है, ऊपर नाक की तरफ। कई बार खाते समय अपने को क्या है, अचानक से अड़सू जमती रही, रोटी नाक में आ जाए, देखा होगा। तो उसको बचाने के लिए यूला संरचना ऊपर की ओर होती है, नासिका मार्ग पर द्वार का काम करती है, ढक्कन का काम करती है। एक नीचे संरचना होती है जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो है वो ट्रेकिया पे यानी कि आगे वाली जो भाग की ये जो पाइप है उसमें भोजन को जाने से रोकता है। जैसे ही अपने ऐसे करते हैं यानी कि निगलते हैं ना, ठीक वैसे ही वो क्या है, एपिग्लोटिस ढक्कन का काम कर देता है किसके ऊपर, श्वास नली पे। तो भोजन श्वास नली में जाने से रुक जाता है, यानी कि भोजन यहां नहीं जाता। कहने का मतलब यहां पर पाया जाएगा एक तो एपिग्लोटिस, एक ऊपर की ओर यानी कि यहां पर इस नासिका मार्ग में भोजन ना पहुंचे, यहां पर पाया जाएगा यूला। ठीक है। अब भोजन जो है यूला ने ऊपर वाला द्वार बंद कर दिया और एपिग्लोटिस ने श्वास नली को बंद कर दिया। अब भोजन जो है वो प्रवेश करेगा किसमें, ग्रास नली में यानी कि ओसोफेगस में। ठीक है। ग्रास नली जो है इसको बोलते हैं, ये मैं फैक्ट की बात वैसे कल ही करूंगा लेकिन थोड़ा सा बता ही दूं, C6 से लेकर के T12 तक, अब बताते समय फिर बतानी पड़ती है ये अपने को। C का मतलब सर्वाइकल, 7 सर्वाइकल होती है, ये गर्दन की जो रीढ़ के अंदर ये 7 मिणियां जगह है, इनको बोलते हैं सर्वाइकल। इसका छठा मिणिया, छठे सर्वाइकल से स्टार्ट होकर के टी का मतलब थ्योरेसिक, जहां पर पंसलियां जुड़ी हुई है, इसके 11 तक, T11 तक, इसके तक होती है ये ग्रास नली। यानी कि इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो लगभग 10 से 11 इंच। इसमें एक ही काम आपको याद रखना है, ये चीजें याद रखें ना रखें, एक चीज याद रखना है, इसमें एक गति होती है जिसे बोलते हैं कर्मा कुंचन गति, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं पेरास्टोल्स क्रिया या पेरास्टोल्स गति को क्या बोलते हैं, ये मूवमेंट। ठीक है। वो होता क्या चीज है जिसकी वजह से भोजन आगे की ओर जाता है, पीछे नहीं आता। क्या आप लोगों ने कभी गौर किया, अपने खड़े हैं, मान लो ये पाइप है, तो अपने दिमाग में आता है कि भोजन ग्रहण किया और पाइप के होता हुआ भोजन जो है वो नीचे की ओर चला गया। लेकिन अपने लेटे लेटे भी भोजन ग्रहण करते हैं तो भी नियमानुसार तो ये स्थिति है, तब वो नीचे की ओर जा रहा है, अपने दिमाग में हो। अगर ये स्थिति है तो वो इधर कैसे आ रहा है। और उल्टा भी हो जाए, उल्टा लटक के भी भोजन ग्रहण कर लें तो क्या वो बाहर आता है, वो भी इसके पीछे कारण है। इसके पीछे ये पाइप है, ये जो मैं बता रहा हूं ग्रास नली का, इसमें क्या होगा, एक गति पाई जाएगी। यानी कि मान लो ये हिस्सा है, यहां पर भोजन ग्रास नली में प्रवेश किया तो यहां पर ये पाइप जो है इसको यहां से पिचकती हुई आगे बढ़ेगी, इतनी पिचक्की, भोजन इतो का आगे चालू, इतनी पिचक्की, इसको पीछे नहीं आने देगी, पिचकती हुई। इसको बोलते हैं ये पेरास्टोल क्रिया, जिसको मैंने कहा कि एक बार संकुचित, एक बार ऐसे करते हुए जी लट चलेगा नहीं, ऐसी गति यहां पर होती है। समझ गए क्या, नहीं सरल उदाहरण के ध्यान था, ठीक है। तो उसके आधार पे भोजन जो है वो प्रवेश करता है, यानी कि यहां से भोजन जाता है आपका आमाशय में। ठीक है। आमाशय को बोलता है ये पेट या स्टमक या जठर या आमाशय, एक ही बात है। भोजन जो है वो कहां से पहुंचा है, ये ग्रास नलिका से पहुंचता है, कहां पर, आमाशय में। आमाशय में भोजन जो है वो 4 घंटे के लगभग रहता है, यानी कि 3 से 4 घंटे रहता है। और आमाशय की क्षमता की अगर मैं बात करूं तो ये 3 लीटर से 4 लीटर की क्षमता होती है, 3 लीटर के लगभग होती है, कोई धक्को कर लिया तो 4 है। ठीक है। भी इतना ही भोजन जो है वो आमाशय रख पाता है। अब भोजन जो है वो आमाशय में जब पहुंचा है तो यहां पर आता है कि अल्कोहल, जो आप बार बार प्रश्न पूछ लेते हो, आपके दिमाग में चलता है, अल्कोहल का, पानी का सर्वाधिक अवशोषण जो है वो आमाशय में ही कर लिया जाता है। आमाशय के अंदर की जो झिल्ली है उसे श्लेष्मिक झिल्ली बोलते हैं। अंदर एक कांटेनुमा उभारनुमा संरचना होती है जिसे रोजी बोलते हैं। इसमें HCl, रेनिन और पेप्सिन 3 हार्मोन यहाँ पर, एंजाइम यहाँ पर स्त्रावित होते हैं, जो कि जठर ग्रंथि यानी कि पेट की ग्रंथियों से स्त्रावित होते हैं।
अपने जब लार की बात कर रहे हैं तो लार का पीएच मान जो होता है वो 6.35 से लेकर 6.80 होता है, यानी कि हल्का अम्लीय प्रकृति की होती है लार। ठीक है, ठीक है। और लार के बाद में भोजन जब पहुंचता है ना पेट में यानी कि स्टमक में, तो यहाँ पर HCl जो होता है ना, इसका पीएच मान जो होता है वो 2 होता है, यानी कि बहुत तेज तेजाब है ये। तो भोजन जो है वो क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। यहाँ पर भोजन जो है वो, अब मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि भोजन चल कैसे रहा है, इसको थोड़ा सा समझ लेना, जिससे मैं कल इसको अलग से बता सकूँ, विस्तार से बता सकूँ। भोजन जो है अब आमाशय से भोजन पहुँचता है छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में भोजन जब पहुंचेगा तो छोटी आंत के भी 3 भाग है, डेड्यूनम, जिजेनम और इलियम। छोटी आंत का सबसे पहला भाग जो है वो डेड्यूनम है। डेड्यूनम में सबसे पहले भोजन पहुंचता है। अब भोजन जो डेड्यूनम में पहुंच रहा है ना, तो यहां पर भी वाल्व लगा हुआ है। वाल्व पढ़कर आ रहे थे ना आपने, यानी कि आमाशय और छोटी आंत के बीच में एक वाल्व पाया जाता है जिसे बोलते हैं पाइलोरिक वाल्व। ठीक है, अब इससे भोजन जो है वो आगे पहुंचता है, यानी कि 3 से 4 घंटे आमाशय में भोजन रहा, उसके बाद में वो आगे पहुंच गया। अब 3 से 4 घंटे, अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि उल्टी आनी हुई तो ज्यादा हो जाए और हो जाए, समझ गया बात ना। उल्टी आनी हुई तो कितना देर मास्क है, 3-4 घंटा। उसके बाद में भोजन जो है वो छोटी आंत में चला जाएगा। छोटी आंत में जब चला जाएगा तो वापस ऊपर की ओर नहीं आएगा। छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत में इधर देखना, छोटी आंत में इधर ये लीवर है और इस छोटी आंत के पीछे पीली सी संरचना नजर आ रही होगी हल्का सा, ये इस प्रकार से ऐसे ऐसे यहां पर अग्नाशय है, जिसको पेनक्रियाज बोलते हैं। पेनक्रियाज से आता है पाचक रस, और लीवर जो है इसने बनाया पित्तक रस, जिसको अपने बोलते हैं पित्त रस। ये पित्त रस बना करके इसके नीचे एक छोटी सी ये संरचना है यहां पर, जिसको अपने बोलते हैं गोल ब्लेडर, जिसको बोलते हैं अपने पित्ते की थैली। बनाया लीवर ने, वहां से बन करके आ जाता है ये कहां पर, पित्ते की थैली में, यानी कि इस गोल ब्लेडर में। और यहां से जो है, अब मैं आपको ये समझाना ये चाह रहा हूं, देखिएगा इसको, देखो। भोजन जो है सबसे पहले आया अपने पास मुख में, उसके बाद में भोजन अपना पहुंचा कहां पर, 2 भाग थे। एक तो भाग है ग्रसनी, तो इसमें कोई विशेष बात है नहीं, क्योंकि यहां पर भोजन और वायु दोनों हैं। उसके बाद में ग्रसनी के बाद में भोजन कहां पहुंचा है आपका, ग्रास नली। इसमें आपको क्या याद रखना है, कर्मांकुंचन गति याद रखना है, विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में भोजन आपका पहुंचा कहां पर, आमाशय में। आमाशय जो है, इसके बाद में भोजन पहुंचता है आपका छोटी आंत में। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो छोटी आंत में भोजन पहुंचता है, इससे पहले इधर अपने लगा हुआ है लीवर, और इस छोटी आंत के पीछे, इसी छोटी आंत के पीछे, यानी कि इस पेट के पीछे यहां पर ये जो मैंने संरचना बनाई है, ये बना हुआ है आपका अग्नाशय, यानी कि पेनक्रियाज। मैं ये कह रहा हूं कि इस छोटी आंत में भोजन आने से पहले इस छोटी आंत के अग्रभाग पर अग्नाशय से तो आ जाता है पाचक रस, और लीवर ने जो बनाया था पित्त रस, जो भंडारित था कहां पर, गोल ब्लेडर में, यानी कि पित्ताशय में। पित्ताशय में कालीसिटिकाइन हार्मोन के स्त्रावण के कारण उसमें संकुचन होता है, जिसके कारण वो पित्त रस जो है वो इस छोटी आंत के इस भाग में आकर के मिल जाता है। यानी कि इधर से तो आ गया पित्त रस, उधर से आ गया पाचक रस, दोनों प्रवेश करते हैं भोजन के साथ छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या है, भोजन का सर्वाधिक पाचन और पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है छोटी आंत में। छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन होगा, संपूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होगा। छोटी आंत का दूसरा भाग जो है कौन सा, डेड्यूनम, जेजेनम, दूसरा भाग है जेजेनम। जेजेनम भाग जो है उसमें सर्वाधिक मात्रा में अवशोषण होता है। छोटी आंत के जेजुनम भाग में सर्वाधिक मात्रा में पाचित भोजन का अवशोषण हो जाता है। उसके बाद में भोजन जो है वो छोटी आंत के अंतिम भाग कौन सा, इलियम, और बड़ी आंत के प्रथम भाग कौन सा, सिक्कम के अंदर प्रवेश करता है। तो यहां पर भी एक वाल्व पाया जाता है जिसे बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व। इससे होता हुआ भोजन प्रवेश करता है बड़ी आंत। बड़ी आंत में ज्यादा पाचन पूचन कुछ नहीं है। बड़ी आंत में 2-3 बातें हैं। एक तो है बड़ी आंत जो है वो विटामिन, खनिज लवण जो बच गए भोजन के अवशिष्ट पदार्थ के साथ आ गए, उनको अवशोषण कर लेगा और जल का अवशोषण कर लेगा। इतना ही होता है बड़ी आंत में। ठीक है, तो ये क्रम थोड़ा सा याद हुआ, कहानी थोड़ी सी समझ में आई, और इसको थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। कल वही बात है कि फैक्ट वाली बातें करूंगा मैं, हर एक चीज़ को अलग अलग लेके चलूंगा, दांत वगैरह इन सबको। ठीक है, तो एक हाँ भाजनों को नहीं, दांत वाली बात देखते ही जाओ आज।
दांत के ही दियो, देख लो दांत, देखो दांत कल दोबारा देख लेंगे, लेकिन आज देख लीजिएगा दांत के बारे में थोड़ा सा। दांत जो है अब अलग अलग पढ़ते हैं। अपने बच्चे जो होते हैं उनमें कितने दांत होते हैं? देखिएगा जन्म के समय कितने दांत होते हैं? ठीक है नहीं? हाँ, बच्चे के जन्म के समय कोई दांत नहीं होते हैं। ठीक है, एक अपने बोलते हैं दूध के दांत, एक बोलते हैं अपने स्थायी दांत। देखिएगा दूध के दांत की संख्या होती है 20। 20 ऐसे दांत होते हैं जो जीवन में 2 बार आते हैं, एक बार आने के बाद में गिर के दोबारा आते हैं। और स्थायी दांत की संख्या होती है 12, जो सिर्फ जीवन में एक बार ही आते हैं, एक बार आने के बाद में वो गिर जाते हैं तो दोबारा आते नहीं हैं। इसीलिए सोच समझ के 32C के हिसाब से उपयोग करें। कई कहने मुक्को मार के दांत तोड़ दूंगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। बच्चों में ये कहता है कि 20 दांत, जिसको अपने दूध के दांत बोलते हैं, इसका फार्मूला देखिए, डेंटल फार्मूला होता है एक ICPM और M। दोबारा बात करूंगा कल इस पे, मैं सिर्फ आज आपको इसमें रुचि जागृत करने के लिए बता रहा हूं कि कल आप इसको थोड़ा सा पढ़ के आएंगे। ठीक है, ICPM और M इंटू 2, ये डेंटल फार्मूला होता है। I से होता है इंसीजर, C से कैनाइन, P से प्रीमोलर और M से मोलर। ठीक है, इसके हिसाब से आप याद रखेंगे। बच्चों में क्या होता है? 2102 का 2101 है और 2102 इंटू 2 ये होता है। वयस्क किशोर की अगर बात करें तो 2122 होता है बट्टा 2122 इंटू 2। और यहाँ वयस्क की बात करें तो 2123 बट्टा 2123 बट्टा सॉरी इंटू 2। अब ये जब मैं करवाता हूँ, हल करवाता हूँ या बताता हूँ, तो आपको बताता हूँ कि शुद्ध गणित यहाँ पर नहीं करनी है। ये मेडिकल की गणित है। शुद्ध गणित करने वालों मर जाएगो अठे, मैं बात बोलूँ, स्पष्ट बोलूँ। ये होता क्या है, ये देखिएगा, ये ऊपर वाले दांत की बात कर रहा है, ये नीचे वाले जबड़े की बात कर रहा है। यानी कि अपना जबड़ा जो है उसमें ऊपर वाले जबड़े में कितने दांत हैं और नीचे वाले जबड़े में कितने दांत। तो ये क्या करता है, इसको देखिएगा, ये 2 कैसे आया, इसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये निचला जबड़ा है मान लो, ये ऊपरा जबड़ा है। ठीक, तो ये कहता है कि ये बीच में से, इसको अगर देखें तो इसको अगर मैं बीच में से काट दूं इस जबड़े को, तो जितने दांत इधर है, जैसे दांत इधर है ठीक उतने ही दांत और वैसे ही दांत इधर है। 2 दांत सामने आपको नजर आ रहे हैं, तो इधर वाला भी सेम है। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए ये क्या करते हैं, आधे को काउंट कर लिया और आधे को क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। ये 2 इसलिए आया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ऊपरी जबड़े में इंसीजर कितने हैं, कैनाइन कितने हैं, तो उसके हिसाब से ये लिखा हुआ है। तो इसको मैं अगर लिखूं इसके हिसाब से, इसको ऐसे गुना करना है, ऐसे गुना करना है। बच्चों के हिसाब से अगर मैं कहूं तो इसको देखो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, उसके बाद में 2 0 4। ठीक है, ठीक यही बात मैं इधर लिख दूं, 4 2 0 4। यानी कि ये कह रहा है कि ऊपरी जबड़े में इंसीजर की संख्या बच्चों में कितनी, कैनाइन की संख्या बच्चों में कितनी, ऊपरी जबड़े की बात हो रही है। ये ऊपरी जबड़े में 2, प्री मोलर बच्चों में होते नहीं, मोलर जो है ऊपरी जबड़े में 4, निचले जबड़े में इंसीजर 4, कैनाइन 2, प्री मोलर होते नहीं है, मोलर 4। अब आपसे 2 अलग अलग तरीके से सवाल पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि ऊपरी जबड़े में कैनाइन, इंसीजर, प्री मोलर, इनकी संख्या बताओ, बच्चों के या वयस्क के या इनके। और दूसरा पूछा जाता है आपको कुल संख्या बताओ, ऊपरी जबड़े में या निचले जबड़े में अलग अलग पूछ लिया जाए या कुल पूछ लिया जाए। जैसे अगर मैं कहूं कि बच्चों में ऊपरी जबड़े में इंसीजर की संख्या 4, अगर बच्चों में इंसीजर की कुल संख्या की बात करूं तो 4 ऊपरी जबड़े में, 4 निचले जबड़े में, 8। ठीक है, तो ऐसे होता है ये, वो गुणा भाग करके आइयो। ठीक है, कल पढ़ेंगे इनको।